अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट में जो कंडीशनल सम एडर है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी 7x7 की बनेगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की आपकी मल्टीपल पार्शियल प्रोडक्ट्स बन गई। ठीक है, ये होगी। इसको कंप्रेस किया तो आपके पास बहुत सारे, जितनी भी बताना नहीं है क्योंकि हर एक की डिफरेंट होगी। ठीक है, लेट से कोई भी n आपकी कुछ आपकी फ्री प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, आखिर में जो नीचे वाली रो है उसमें कुछ ना कुछ होगी ना। ठीक है, सो इनको इससे ऐड करना है, तो इतना सा आपको CS से बनाना है, जितनी भी आपकी बाकी बच गई। पीछे वाली तो आपका रिजल्ट ही आ गया ना डायरेक्टली। ठीक है, रिजल्ट्स की वाली बिट डायरेक्ट आ गई। इनको बनाने के लिए CS से लगाना है। ठीक है, तो CS से जो है वो हमने पहले से पढ़ा हुआ है क्या होता है, तो उतनी बिट का CS से बना दें। ठीक, तो उसमें तो कोई साइंस नहीं है। CS की जो हमने लॉजिक पढ़ी थी वो यही थी ना कि मतलब एक एक करके पहली रो में एक एक को आप अलग कर लेते हैं। ठीक है, अगले में फिर 2 2 को कर लेते हैं, फिर 4 4 को कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जितनी ये बिट्स बच गई थी इनका CS से बनाना है आपने। ठीक है, तो वैसे तो अभी तक आप सबमिट करा चुके होंगे, लेकिन हाँ पार्ट 2 जो है वो कब है, कल है? हाँ, तो ये तो जरा लेट नहीं पूछ रहे नहीं, परसों है शायद, परसों है शायद। ठीक, चलो इसको जो जिस दिन लैब है ना उस दिन तक कर ले। ठीक है, जिस दिन आपकी थर्सडे को लैब है ना, तो थर्सडे तक एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, विदाउट डिडक्शन, क्योंकि अगर आप इस पे भी स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर उसका फायदा नहीं है, वो नंबर कट जाएगी। तो इस पे 1 2 दिन लगेंगे, मतलब आप जब इसको आज का दिन रखेंगे, इसको कोड करके चलाने की कोशिश करनी है, पहली दफा नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब मसले आएंगे ना, फिर आप डिबग करोगे कि यार किस जगह पर है, स्टेप 1 पे ठीक आ रहा है, स्टेप 2 पे ठीक आ रहा है, किधर जाके एक खुद आप नंबर दे के देखो जिसको आप मल्टीप्लाई करो और फिर हाथ से उसकी पार्शियल प्रोडक्ट्स कंप्यूट करो और फिर देखोगे कहाँ कहाँ पर गलत आ रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा डिबगिंग का टाइम उसके अंदर ज़हन में रखें कि क्या आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कट सेट रीटाइमिंग जो है ना वो करना शुरू की थी। अगर इसको हम क्विकली देखें तो हमने बेसिकली पाइपलाइनिंग और रीटाइमिंग पढ़ी थी। इसमें हमने 2 तरीके पढ़े थे। एक हमने कहा था कट सेट रीटाइमिंग, और एक हमने वो नोडल थ्योरम पढ़ा था, डिले ट्रांसफर थ्योरम जिसको हम कह रहे थे। ठीक है, कट सेट रीटाइमिंग ये थी कि आप एक कट सेट लाइन लगाएं। ठीक है, कट सेट लाइन उसको कहते हैं कि जो आपके जो भी ग्राफ बनता है। ठीक है, सो ग्राफ क्या चीज थी वो हमने पहले पढ़ा हुआ। हमने कहा हुआ कि आप पूरे सर्किट को ना कोई ऑपरेशंस और फिर एजेस से मिले हुए एक दूसरे से, और इन एजेस पे डिले भी हो सकते हैं और हो सकता है ना हो, तो आप इनको दरमियान में एक लाइन लगा दें ऐसी जो जिससे ग्राफ 2 डिसजॉइंट ग्राफ बने, यानी इन एजेस को रिमूव कर दें तो आपका ग्राफ कहीं और से कनेक्टेड ना हो। लाइन पूरे ग्राफ में कहीं ना कहीं से पास कर रही होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको 2 डिसजॉइंट सेट्स में तो अगर ऐसी कट सेट लाइन लगा दें आप, तो इसके ऊपर आप फिर कट सेट रीटाइमिंग कर सकते हैं। उसमें भी 2 किस्में हैं, एक है फीड फॉरवर्ड कट सेट रीटाइमिंग, एक है फीड बैक। फीड फॉरवर्ड में तो आसान है। फीड फॉरवर्ड में आप क्या करोगे, आपने कट सेट लाइन पे जितने मर्जी रजिस्टर्स डाल दो। ठीक है, रजिस्टर डाल दोगे, उसके बाद आप रजिस्टर को नोडल थ्योरम जो था वो डिले ट्रांसफर थ्योरम उसके जरिए आगे पीछे करके आप रीटाइम कर सकते हो। तो आपके ट्रांसफर फंक्शन में, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट पे जो चीज आ रही थी उनके जिस इनपुट पे जो वही आती रहेगी, सिर्फ इन डिलेस का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 3 डिलेस डाले तो इसका मतलब 3 डिले के बाद आपकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कट सेट। लेकिन फीडबैक के अंदर हमने ये देखा था कि जब आप अगर आपने कट सेट लाइन तो लगा सकते हैं लेकिन उस पर डिले नहीं डाल सकते, क्योंकि आप डिले डालेंगे तो फीडबैक लूप चेंज हो जाएगा, इन डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। जो फीडबैक लूप काम कर रहा था वही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम फीडबैक में ये काम नहीं कर सकते। लेकिन फीडबैक में क्या कर सकते हैं, फीडबैक में हमने कहा था कि ये कर सकते हैं कि आप डिले मूव कर दें। तो इस वाली एग्जांपल में हमने कहा था कि अगर मैं एक कट सेट लाइन लगाता हूं, अब ये फीडबैक ग्राफ है, यानी कि इधर से वापस भी जा रहा है, इधर से भी वापस जा रहा है। ठीक है, सो फीडबैक उसको कहते हैं जिसमें आपका कोई भी लूप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, सो और लूप उसको कहते हैं जो एक मतलब आप वापस पहली वाली नोड में आ सकते हो। तो इस पे अगर मैं कट सेट लाइन लगाऊंगा, सो इस कट सेट लाइन में आप इसके कुछ इनकमिंग एजेस हैं, कुछ
आउटगोइंग। आप इसकी ये वाली साइड देखेंगे या वो वाली साइड देखेंगे, जिस साइड पे देख रहे हैं उस साइड के हिसाब से, मिसाल के तौर पर इस साइड पे देख रहा हूं तो ये इनकमिंग एज है, ये आउटगोइंग एज है और ये इनकमिंग एज है, या दूसरी साइड पे देख लूं तो फिर आपके इसी तरह उधर भी बन सकते। सो आप किसी एक साइड को लेकर के ये कर सकते हैं कि इसमें डिले मूव कर दें, तमाम इनकमिंग एजेस से उठाएं डिले और उनसे खत्म कर दें, आउटगोइंग पर डाल दें, या तमाम आउटगोइंग से उठाएं इनकमिंग पर डाल दें। तो यानी जितने डिले, अब इस केस में क्या था, आपके इनकमिंग एजेस पे इधर 2 डिले इधर 1 डिले, तो आप इनमें से एक एक डिले जो है वो दोनों साइड से उठा सकते हैं और वो आउटगोइंग एज पे डाल सकते हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे ना तो इनको हम बात कहते हैं एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स, ठीक है, कि आपके एल्गोरिथम में ही ये रजिस्टर होना जरूरी थे। अगर आपने एक y ऑफ n-1 यूज करना था, यानी एक सैंपल पुराना यूज करनी थी आउटपुट, तो इसका मतलब है कि आपके एल्गोरिथम का पार्ट है कि आपने एक पुराना सैंपल यूज करना है, ठीक है। तो उन एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स को आप फीडबैक के अंदर मैनिपुलेट तो कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह कट सेट के थ्रू, लेकिन नया रजिस्टर ऐड नहीं कर सकते। यहां पर मैं ये नहीं कर, फीड फॉरवर्ड में तो मैंने रजिस्टर भी ऐड कर सकता था ना, इधर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यहां रजिस्टर ऐड कर दूं, ठीक है। ये करूंगा तो ये काम ही कुछ और करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा फर्क फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में आपने जहन में रखना है कि फीडबैक में आप कट सेट लाइन पे चीजों को मूव कर सकते हैं, लेकिन आप रजिस्टर ऐड नहीं कर सकते। फीड फॉरवर्ड में आप बेशक रजिस्टर ऐड करते जाएं, अगर रजिस्टर ऐड करेंगे तो उससे आपका डिले का फर्क आएगा सिर्फ, लेकिन ओवरऑल जो सर्किट काम कर रहा था वो वही होगा, लेटेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक। और फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल की थी, और नेक्स्ट हमने ये किया था कि डिले ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हमने कहा था किसी भी नोड के ऊपर, एक तो कट सेट लाइन के ऊपर भी हम ये कर सकते हैं कि आपके एक इनकमिंग एजेस से आउटगोइंग एजेस पे चले जाएं, आउटगोइंग एजेस से इनकमिंग एजेस पे चले जाएं। उसी तरह आप नोड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं कि किसी भी नोड के इनकमिंग एजेस से सारे रजिस्टर उठा के, मतलब सारे इनकमिंग से एक एक उठा के सारे आउटगोइंग पे एक एक डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम काम करता रहेगा, ठीक है। सो इस केस में जिस तरह इसके आउटगोइंग पे ये रजिस्टर लगे हुए तो हर एक पे एक एक रजिस्टर लगा हुआ, यू कैन मूव इट बैक, और यहां पर इसके इनकमिंग 2 एजेस पे आपने एक एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ इक्विवेलेंट है, यानी ये सेम काम ही कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये हमने नोड ट्रांसफर थ्योरम किया था। तो इस कैपेबिलिटी को यूज करते हुए हम, यानी नोड, ये डिले ट्रांसफर थ्योरम ऑन नोड या कट सेट लाइन, और उसमें फीड फॉरवर्ड में हम डिले भी डाल सकते हैं, फीडबैक में सिर्फ कट सेट लाइन के अराउंड आप चीजों को मैनिपुलेट, इनको यूज करते हुए हम अपने सर्किट्स की फिर टाइमिंग इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। टाइमिंग से मुराद है कि कितने टाइम क्रिटिकल पास को हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पाइपलाइन करने की कोशिश। और ये हमने फिर हमने फुल एडर की एग्जांपल पढ़ी थी, उसके बाद हमने CSA वगैरह की भी एग्जांपल पढ़ी थी, FIR की हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है, ठीक है। और फिर हमने एक चीज शैनन डीकम्पोजिशन पढ़ी थी कि जो अगर आप नहीं किसी चीज को रिमूव कर सकते तो जो इनपुट स्लो आ रही है आप उसको 0 और 1 दोनों ज्यूम करके पैरेलल में पहले से ही उसके रिजल्ट कंप्यूट कर लें और बाद में सिर्फ उस इनपुट की बेस पे सिलेक्ट कर लें। इसकी एक एग्जांपल हम ऑलरेडी जो कैरी सम एडर था उसमें हम यही काम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने फीडबैक में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। हमने एक चीज पढ़ी थी इटरेशन बाउंड, ठीक है। हमने कहा था कि जब फीडबैक ग्राफ हो तो फिर आप तमाम लूप्स को देखते हैं कि उसके अंदर कितना उनका डिले बन रहा है डिवाइडेड बाय हर लूप में कितने रजिस्टर हैं। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास एक मिनट मैं जरा इसको हटा देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक रजिस्टर है और कोई एक बड़ा सा कॉम्बिनेशनल क्लाउड है और ये एक और रजिस्टर है और ये फीडबैक में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो आप एट मैक्स ये कर सकते हैं कि आधा क्लाउड इस तरफ आ जाए और आधा क्लाउड इस तरफ रह जाए, ठीक है। सो अब आपका क्रिटिकल पाथ आधे क्लाउड जितना बन जाएगा। इससे ज्यादा अब आप फीडबैक में मतलब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, अनलेस कि आप वाकई इसके ये जिस तरीके बन रहे थे उसमें ही टाइमिंग, यानी इसके अंदर शैनन डीकम्पोजिशन कर दी, इसमें एडर प्लस सबट्रैक्टर, एडर प्लस मल्टीप्लायर लगा हुआ था, आपने कंप्रेशन ट्री लगा दिया, वो फिर भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आपने वो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करनी तो फिर आप ये जो ग्राफ को छेड़छाड़ के आप मैक्सिमम यही काम ही कर सकते हैं,
ठीक है, क्या आप इसके अंदर हाफ हाफ में डिवाइड कर लें। अगर इस तरह 3 रजिस्टर होते तो आप ऐसे 3 क्लाउड्स में तोड़ लेते, इक्वली डिवाइड कर लेते। ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके हमने पढ़ा था कि एक चीज है लूप बाउंड, वो आपका मैक्सिमम है जो कि आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और वो लूप बाउंड कैसे निकालेंगे, तमाम लूप्स के लिए यही कैलकुलेशन करेंगे कि इनका टोटल डिले कितना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, तो वो जो डिले आता है ना उतने हिस्सों में आप क्लाउड को तोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो वो जो सबसे बड़ा आएगा वही आपका मैक्सिमम डिले होगा, और वो आपका बेस्ट केस है। तो उसके हिसाब से फिर आप नोडल ट्रांसफर थ्योरम, ये हमने फिर एग्जांपल की थी जिसमें हमने तीनों लूप्स का निकाला था और हमने कहा था कि मैक्सिमम 3.5 हम अचीव कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो भी सबसे बड़ा लूप था वो 3. ये उस वक्त ऑप्टिमाइज नहीं था। इसके अंदर हमने इसको फिर डिलेज मूव किया नोडल ट्रांसफर थ्योरम से, और इवेंचुअली हमारे पास जो चीज बनी उसमें भी 3.5 पे नहीं पहुंच रहे थे, उसमें हम 4 तक पहुंच रहे थे। ठीक है, क्योंकि अभी हम एडर मल्टीप्लायर को नहीं छेड़े। ठीक है, सो इस 0.5 तक पहुंचने के लिए मुझे इसको भी फिर 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह आप अभी असाइनमेंट में पाइपलाइन कर रहे हैं अपने मल्टीप्लायर को या उसके कंडीशनल सम एडर को, तो आप मल्टीप्लायर को पाइपलाइन करें, एडर को पाइपलाइन करें, तो फिर फाइनल जो सोल्यूशन था जिसमें ये शायद गलत लिखा हुआ था, ये 0.5 और ये 1.5 होना था, जिसके बाद आपका काइंड ऑफ ये 3.5 हम अचीव कर सकते थे। तो ये हमने अब क्या किया है, ये हमने मल्टीप्लायर को ही चेंज कर दिया। ठीक है, यानी मल्टीप्लायर को पाइपलाइन कर दिया, जो कि हर केस में पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको साथ साथ अक्सर ये चीज बताता रहता हूं कि अगर आप एसिक पे काम कर रहे होंगे तब तो आप ये काम कर लेंगे, अगर आप एफपीजीए पे काम कर रहे हैं तब आपका मल्टीप्लायर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब आप उसको नहीं पाइपलाइन कर सकते। ठीक है, आप नया बनाएंगे तो वो उससे स्लो हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो पाइपलाइन से फिर हमने फीडबैक की कुछ एग्जांपल की कि फीडबैक में आप इसको नोडल ट्रांसफर थ्योरम से भी इधर ला सकते हैं और कट सेट के थ्रू भी कर सकते हैं कि इसका एक एज इधर आ रहा है, एक एज इधर आ रहा है, तो इसको इधर से इधर मूव कर दें। ठीक है, इनकमिंग एज से आउटगोइंग एज पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक ये वाली एग्जांपल थी, ये लास्ट टाइम हमने कवर नहीं की थी, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा क्योंकि उस वक्त मुझे भी कुछ कंफ्यूजन थी इसमें। ये आपका है IAR फिल्टर। ठीक है, सो अगर आप इसको देखें तो ये आपका एक IAR फिल्टर है जिसमें आप ये उसका फीडबैक पाथ है। ठीक है, कि आप पुरानी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, पुरानी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, और ये आपका फीड फॉरवर्ड पाथ है जिसमें आप इसके सारे एरोज इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो फीड फॉरवर्ड पाथ को तो आप वैसे भी पाइपलाइन कर सकते हैं। आप इधर अगर मैं रजिस्टर लगा दूं, इधर मैं रजिस्टर लगा दूं, तो कुछ डिले के बाद आउटपुट आ जाएगी, लेकिन वो कुछ डिलेज ही ऐड होंगे। लेकिन फीडबैक में हम पाइपलाइन रजिस्टर नहीं ऐड करते। ये जो 3 लाइनें लगी हुई है ना, ये 2 लाइनें, इनको फिलहाल आप भूल जाइए, ये एक्चुअली कट सेट लाइन्स हमने लगाई है। ठीक है, अगर इस IAR फिल्टर पे मैं ये कट सेट लाइन लगाऊं, ठीक है, तो कट सेट लाइन क्या होगी, जो 2 हिस्सों में तोड़ दे। ठीक है, तो हमने इसको 2 ये डिसजॉइंट ग्राफ्स बन जाएंगे। फिर मैं ये वाली कट सेट लाइन लगाऊं तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले को, तो इस कट सेट लाइन पे अब मैं ये कर सकता हूं कि ये कट सेट लाइन जो है ना, इससे अगर मैं इसकी ऊपर वाली साइड को देखूं तो ये इससे एक एरो निकल रहा है, ये वाला एरो जो है ये इसके अंदर जा रहा है, और ये वाला एरो जो है इस साइड से इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली साइड देख रहा हूं, और ये वाला एरो भी इससे बाहर निकल रहा है। सो अब अगर मैं एक ये वाला रजिस्टर है ये मूव करना चाहूं, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पाथ क्या बन रहा है, क्रिटिकल पाथ बन रहा है मल्टीप्लायर एडर एडर एडर। ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ है जो हाईलाइट भी हुआ है। ठीक है, सो आप इस पे आप कट सेट रीटाइमिंग अगर करना चाहें तो क्या करेंगे, आप ये वाली कट सेट लाइन ली, ये जो रजिस्टर है यहां से खत्म किया। ठीक है, यहां से डायरेक्ट कर दिया, और जो भी आउटगोइंग एजेस हैं सब पर लगा दिया। ये आउटगोइंग एज है, एक रजिस्टर इधर आ गया, ये आउटगोइंग एज है, एक रजिस्टर इधर आ गया, ये आउटगोइंग एज है, एक रजिस्टर इधर आ गया। ठीक है, तो ये वाला अब आपका खत्म हो गया। ठीक है, और अब आपके इस जगह पर 3 रजिस्टर आ गए। इसी तरह ये वाली कट साइड लाइन लगाऊं तो इसमें भी ये वाला रजिस्टर इधर से, इसको ऊपर वाली साइड ही अगर देखो, और इधर से ये वाला आउटपुट निकल रही है, ये आपका इस तरफ जा रहा है एरो, ये मल्टीप्लाई होकर इस तरफ जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल वही वाला स्ट्रक्चर नीचे। सो ये रजिस्टर अगर मैं खत्म करूंगा तो ये थ्रू हो जाएगा यहां से, और यहां पर भी एक रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा, यहां पर भी एक रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा, यहां पर भी एक रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि जो हमारा क्रिटिकल पाथ था उसके दरमियान
रजिस्टर आ गए। ठीक है, तो अब ये फीडबैक पाथ था, लेकिन हमने इसके अंदर कट सेट रीटाइमिंग फीडबैक वाले में की और उससे हम अपने रजिस्टर इसको पाइपलाइन कर दिया। अब इसका मतलब है इसका क्रिटिकल पाथ कम हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे प्रॉब्ली यही वाला सोल्यूशन होगा, तो हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर कट सेट रीटाइमिंग की, तो ये वहीं पे रजिस्टर आ गए जहां पर मैंने ड्रॉ किए हुए थे। ठीक है, कि एक इधर आ गया था, एक इधर आ गया था, ये थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये आपके इन जगहों पर, यानी कुछ लेफ्ट पर इधर ऐड किए थे, फिर आपका इस जगह पर था और एक इस जगह पर था, तो ये तीनों रजिस्टर इस जगह पर ऐड। ठीक है, तो अब आपका क्रिटिकल पाथ जो है ना वो खत्म होकर ये वाला क्रिटिकल पाथ बन गया। ठीक है, अब उसमें उतने एडर नहीं रहे जितने एडर पहले थे। ठीक है, सो जी इसके नीचे भी कर सकते हैं इधर से, हाँ कट सेट लाइन तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने करना यह है कि आपने थोड़ा सोच समझ के ऐसी जगह पर लगानी है जिस जगह पर आपका मतलब कट सेट तो मैं कहीं पे भी लगा दूं। ठीक है, मैं कहता हूं कि यार मैं इधर लगा दूं। ठीक है, तो दो हिस्सों में टूट गया। अब इधर से इसमें तो खैर कोई रजिस्टर ही नहीं है, लेकिन लेट से मैं ये लगा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसको यूज करके तो कर लूंगा, लेकिन क्या ये मुझे फायदा दे रही है? असल क्वेश्चन हमारा ये है, हम क्यों कट सेट लाइन लगा रहे हैं? क्योंकि हम पाइपलाइन बेटर करना चाहते हैं, हम अपना क्रिटिकल पाथ रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मे भी आपका आप जो जिस तरह एग्जाम क्वेश्चन इसके ऐसे आ जाएंगे कि मैं आपको कोई बना बनाया फ्लो ग्राफ दे दूंगा जिसमें कुछ रजिस्टर्स भी होंगे, कुछ नोड्स भी होंगी, और मैं बता दूंगा कि हर एक का कितना कितना डिले है। ठीक है, और मैं कहूंगा कि यार इसको आप कट सेट रीटाइमिंग से कोई ऑप्टिमली जो है ना वो करें, सॉल्व करें। ठीक है, या अगर उसमें लूप्स हुए तो आप उसका बाउंड निकाल के इटरेशन बाउंड, उससे आपका पीरियड निकल आएगा कि आपका मैक्सिमम ये अचीव हो सकता है। तो मैं कहूंगा अच्छा उसको मैक्सिमम इटरेशन पीरियड बाउंड में लाने की कोशिश करें। तो इस किस्म के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, ओके, सो यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था। ये वाली एग्जांपल नहीं की थी जो हमने अभी कर ली, और ये तो खैर वो दोबारा शैनन डिकम्पोजिशन वाली एग्जांपल थी, ये भी हमने कर ली थी। एक और चीज है उसको हम कहते हैं सी स्लो रीटाइमिंग। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम नहीं टच की थी। सी स्लो रीटाइमिंग ये होती है कि अब आपने एक ग्राफ को जितना निचोड़ सकते थे अपनी तरफ से निचोड़ लिया। ठीक है, अब आ गया लेट से कि भाई मैं उसके बाद जो चीज बनी वो 50 मेगाहर्ट्ज पे चल सकती थी। ठीक है, लेट से, ठीक है, तो 50 मेगाहर्ट्ज आपके पास आ गया, मतलब 50 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि 20 नैनो सेकंड लेट्स उसका पीरियड आ गया। ठीक है, तो 20 नैनो सेकंड का मतलब होता है 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 10 नैनो सेकंड जो होता है वो 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब मेरा क्लॉक 50 मेगाहर्ट्ज होगा ना, तो इसका पीरियड 20 नैनो सेकंड होगा, उसमें वो पूरा का पूरा सर्किट ठीक काम करता रहेगा। लेकिन मुझे जो इनपुट आनी थी वो 100 मेगाहर्ट्ज पे आनी थी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? तो उसका एक तरीका हो सकता है कि आप सी स्लो रीटाइमिंग कर लें। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, हर रजिस्टर को ना सी रजिस्टर से, सी मीन सी इज अ नंबर। ठीक है, लेट से मैं कहता हूं ट्वाइस उसको करना चाहता हूं, तो मैं दो रजिस्टर लगा दूं हर जगह पर, और एक सैंपल एक को दे दूं, एक सैंपल दूसरे को दे दूं। ठीक है, तो जो भी ग्राफ था पहले सैंपल पे जो काम होना है वो एक पे हो जाए, दूसरे सैंपल पे जो होना है वो दूसरे पे हो जाए। तो बेसिकली मैं एक तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग ही कर रहा हूं। ठीक है, सो आप क्या करते हो, रिप्लेस एवरी रजिस्टर इन अ डाटा फ्लो ग्राफ विद सी रजिस्टर, रीटाइम दीज रजिस्टर टू रिड्यूस द क्रिटिकल पाथ डिले, रिजल्टेंट डिजाइन कैन ऑपरेट एट सी डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स ऑफ डाटा। ठीक है, अच्छा ये खैर ये उसी स्ट्रीम के दो सैंपल नहीं है, यानी कि आप ये कर सकते हो कि आपको दो स्ट्रीम्स ऑफ डाटा अगर आ रही होंगी ना, तो आप उसको पैरेलल में प्रोसेस कर सकोगे। ठीक है, कि आपको दो पैरेलल में इनपुट्स आ रही थी, आपने उन दोनों स्ट्रीम्स के आगे आपने एक ही डिजाइन पे दो रजिस्टर लगा दिए। ठीक है, और दो रजिस्टर्स को फिर रीटाइम करके ग्राफ को और तेज कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आप दो स्ट्रीम्स पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं, ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि इधर आपका एक साइकिल में x0 आएगा, अगले में x1 आएगा, अगले में x2 आएगा। जब x0 आएगा तो उससे y0 प्रोड्यूस होगा, अगले साइकिल में जब x1 आएगा तो y1 प्रोड्यूस हो जाएगा, x2 आएगा तो y2 प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लूप है, इसको आप इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक ही रजिस्टर था, ये अपने बाउंड में खैर कर सकते हैं, इस रजिस्टर को इधर लेके आ सकते हैं। ठीक है,
नहीं, इधर लाएंगे तो फिर भी वही बन जाएगा। so, क्योंकि एक ही रजिस्टर है तो एक रजिस्टर पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक रजिस्टर पे तो जो क्लाउड है वो क्लाउड है, ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक, तो ऑब्वियसली कंप्रेशन ट्री से थोड़ा सा कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को हमने मिला के कंप्रेशन ट्री बना दे, वो वाली चीज आपके जहन में होनी चाहिए, लेकिन लेट्स से कि हम वो भी नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास एक लूप था। तो अब हम, ठीक है, इसको अब नहीं इंप्रूव कर पा रहे, तो हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम 2 स्ट्रीम्स पर इसको चला दें, ठीक है। सो 2 स्ट्रीम्स पे चला दूंगा तो क्या होगा, इस रजिस्टर को मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा, 2 से रिप्लेस करूंगा तो एक रजिस्टर इधर आ जाएगा, एक रजिस्टर इधर आ जाएगा। तो अब ये आपका सर्किट फास्ट हो गया, ठीक है, उसका क्रिटिकल पाथ कम हो गया, ठीक है, क्रिटिकल पाथ कम हो गया। इसका अंदर आप ज्यादा क्लॉक रेट पर इसको चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्लॉक रेट पर आप, क्योंकि आप इसका, अगर आप एक ही इनपुट दे रहे हो फिर तो इसका ट्रांसफर फंक्शन ही चेंज हो गया ना। लेकिन अगर आप पहले साइकिल पे x0 दे, दूसरे साइकिल पे x0 डैश दे दे, यानी कि दूसरी को इनपुट दे दे, तो इधर y0 आ जाएगा और अगले साइकिल में y0 डैश बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि आप हर ऑल्टरनेट सैंपल जो है ना वो आपका एक ही स्ट्रीम का है, ठीक है। तो दूसरा वाला स्ट्रीम जो है वो ऑल्टरनेट कर रही है, तो स्टिल ये काम ठीक करेगा, क्लॉक भी फास्ट हो गया होगा, लेकिन अब ये एक के बजाय 2 स्ट्रीम्स को पैरेलल में प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है। सो अब ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप वाकई एक ही स्ट्रीम पे ज्यादा स्पीड चाहते हो, फिर तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 2 पैरेलल स्ट्रीम्स पे चला सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। वो उसमें इसने आपकी स्पीड तेज कर दी पहले, ठीक है। अगर वैसे मैं इसको 2 दफा रेप्लिकेट करता तो वो फिर कोई और चीज बन जाती, मतलब उसमें वो क्लॉक तेज ना हुआ होता, यानी कि 2 स्ट्रीम्स आ रही थी तो एक तरीका ये है ना कि मैं इसको 2 दफा रेप्लिकेट कर दूं, ठीक है, या इसी पे एक दफा एक इनपुट दूं, एक दफा दूसरी इनपुट दूं, चलाने की कोशिश करूं, तो वो एक और चीज बन जाती है। 2 रेप्लिकेट करूंगा तो हार्डवेयर ज्यादा लगेगा। इस केस में आप उसी हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन आपकी स्पीड इस वजह से तेज होगी है क्योंकि क्रिटिकल पाथ छोटा हो गया, ठीक है। यानी इस रजिस्टर की एडिशन से जो फायदा हासिल हुआ है वो ये है कि आपका क्रिटिकल पाथ छोटा हो गया और अब आप उसको तेज चला सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये एक और डाटा फ्लो ग्राफ बना हुआ है, लेट से मैं इसको सी स्लो रिटाइम करना चाह रहा हूं और इसमें मेरे पास ये n1 n0 n2 है और ये भी n1 n0 n2 है और ये आपका ग्राफ था। अब आप लेट से कि इससे ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप 2 रजिस्टर डाल दोगे, ठीक है। सो क्योंकि इसमें फीडबैक आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर इधर से फीडबैक हो रहा है, ये आप इधर से घूम के इसी नोड पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो अब आप इसको फर्दर पाइपलाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक लूप आ रहा है। लेकिन जब आप इसको 2 टाइम स्लो कर देंगे, सी स्लो से, मतलब सी की वैल्यू 2 रख के हमने किया, तो आपने इधर भी 2 रजिस्टर लगा दिए, इधर भी 2 लगा दिए, इधर भी लगा दिए। अब आपके पास रजिस्टर आ गए जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेट रिजल्ट यही है कि आप इधर जो इनपुट देंगे वो एक दफा एक स्ट्रीम की देंगे, दूसरी दफा दूसरी स्ट्रीम की देंगे, तभी चलेगा। लेकिन ये जो रजिस्टर आ गए इसकी वजह से मैं रीटाइम कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं रीटाइम करके, अब मैं बेशक कट सेट लाइन लगा दूं, बेशक नोड ट्रांसफर थ्योरम से आगे मैं ले जाऊं चीजों को, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल हम इधर कट सेट लगा दें, ठीक है, तो वो रजिस्टर एक एक आगे मूव हो गए और आपके पास नया ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। सो ये वाले जो पीछे वाले रजिस्टर थे ये आप कट सेट के आगे मूव कर सकते हैं और आपका, और ये नीचे एक रजिस्टर तो ऑलरेडी था तो आपका ये वाला चीज बन जाएगी, ठीक। सो यहां तक चीज समझ आ रही है कि आप बेसिकली मतलब दुनिया उधर एंड नहीं होती कि जब आप इटरेशन पीरियड बाउंड तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप पैरेलल वाला काम कर सकते हैं कि आप पैरेलल में 2 चीजें अगर 2 स्ट्रीम्स को चलाना चाहें तो वहां पर आप फर्दर रजिस्टर स्टिल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो की पॉइंट क्या था, फीड फॉरवर्ड में आप जितने मर्जी रजिस्टर ऐड कर लें, कट सेट लाइन लगा के उससे फर्क नहीं पड़ता। फीडबैक में हम कट सेट लाइन तो लगा सकते हैं मगर रजिस्टर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप उसमें रजिस्टर कट सेट लाइन पे मूव कर सकते हैं फीडबैक में भी, ठीक है, कि उसके इनकमिंग एजेस से आउटगोइंग एजेस पे चले जाएं, आउटगोइंग, ठीक है। और ये नोड पे भी कर सकते हैं, ये कट सेट लाइन पे भी कर सकते हैं। तो इन्हीं को यूज करते हुए हम फिर रिटाइम करते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस टूल्स जो है ना आपके, वो ये काम आपके लिए खुद कर रहे होते हैं। आप जब कोई थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो Xilinx उसको सिंथेसाइज करने लगा हुआ होगा तो वो किसी हद तक कोशिश करेगा कि ये वाला काम खुद ही आपके बिहाफ पे कर दे, ठीक। ओके, अच्छा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है खैर वो इस कोर्स से उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये अमूमन ना हम प्रोसेसर्स में भी करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ज्यादा रिलेटेड है
कि आपने अगर एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बना दिया ना, तो आप उसको सी स्लो रीटाइम कर सकते हैं कि आपके अगर 4 थ्रेड आपने उसके ऊपर चलाने थे, तो आप एक एक करके एक एक थ्रेड उसको देते जाए, ठीक है। सो कई कुछ मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर जो है ना वो ये काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जीपीयू भी किसी हद तक ये काम कर रहे होते हैं कि मल्टीपल थ्रेड्स को ना इंटरलीव किया होता है आपने, कि पहले साइकिल में पहला थ्रेड चलेगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, और फिर पहले साइकिल में दूसरा, तीसरे में चौथा, इस तरीके से चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे आपकी थ्रूपुट बढ़ जाती है। जो पहला सुपर कंप्यूटर सा कह लो जिसको, जो वेक्टर प्रोसेसर था, वो एक बंदा था क्रे, ठीक है, उसने कोई अपने छोटे से ग्रुप से ही 25-30 लोगों के ग्रुप से बनाया था, और वो IBM जो कि जॉइंट होता था उसके प्रोसेसर से बेहतर था, ठीक है। तो उसका एक तो मेन वेक्टर प्रोसेसर था, लेकिन उसका एक IO प्रोसेसर था। तो इनपुट आउटपुट जो है ना वो क्योंकि निस्बतन स्लो होती है, ठीक है, तो वहां पर आप डिफरेंट उसको इंटरलीव कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स को। तो उसमें वो 10 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर था, तो उसमें यही काम हुआ था, सी। ओके, अच्छा, जब आपका ये भी काम हो जाए, लेट से आपको पैरेलल स्ट्रीम नहीं चाहिए थी, लेकिन स्टिल आप इंप्रूव करना चाहते थे, लूप बाउंड पे आप आगे फंस गए, लेकिन आप लूप बाउंड को इंप्रूव कर, वहां पर फिर आप लुक अहेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लुक अहेड क्या चीज है? जिस तरह हमने कैरी लुक अहेड एडर में किया था ना, कि आप प्री कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं कि अगला रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। सो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपका लेट से आप पहले तो यही करेंगे कि आपने इटरेशन पीरियड बाउंड चेक किया, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज किया, लेकिन लेट से स्टिल आपका सैम्पलिंग पीरियड जो है ना वो उससे ज्यादा तेज आ रहा है, ठीक है। सो हम शुरू में हमने कहा था ना, रिमेंबर कि हम अभी तक क्या पढ़े हैं? हम फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर पढ़े। फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर ये है कि जो आपकी इनपुट सैम्पलिंग रेट है आप उसी के ऊपर अपना सर्किट चला रहे हैं, ठीक है। सो बाद में हम पढ़ेंगे कि अगर हाँ ठीक है पैरेलल प्रोसेसिंग करनी हो, अगले प्रॉब्ली आज के लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कल के लेक्चर में शायद उसको जरा सही तरीके से करेंगे, और फिर 2-3 लेक्चर उसमें लगेंगे। वो ये है कि अगर आपकी इनपुट जो है वो फास्ट आ रही है और फिर भी आपने उसको प्रोसेस करना है, तो फिर हम उसको पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए हम अनफोल्डिंग की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे अगर अच्छा इनपुट स्लो आ रही है और आप ज्यादा स्पीड पे चला सकते हैं, तो फिर आप रीयूज कर सकते हैं कि आपको 2 मल्टीप्लायर चाहिए थे, तो आप एक साइकिल में उससे एक काम करवा लो, दूसरे साइकिल में दूसरा काम करवा लो, तो उसको हम कहेंगे फोल्डिंग, और वो उसका आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उससे आगे वाली चीज है। तो ये फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर ही अगर चल रहा था, यानी कि आपके जो इनपुट रेट था वो आउटपुट रेट के बराबर था, और इसी तरह आपने ग्राफ से जो हार्डवेयर बनता था वही बना रहे थे, उसमें आपने फीडबैक पाथ को चेक कर लिया, इटरेशन बाउंड निकाल लिया, इटरेशन बाउंड के हिसाब से अब आगे क्या करें? आगे करने के लिए फिर हम लुक अहेड यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि वो रिक्वायरमेंट बीट नहीं हो रही, आपका जो टाइमिंग है वो स्टिल ये 70 मेगाहर्ट्ज पे सिंथेसाइज हो रहा है, असल में आपने 100 मेगाहर्ट्ज पे चलाना था, तो क्या करें? तो वहां पर फिर आप लुक अहेड ट्राई कर सकते हैं। सो लुक अहेड क्या चीज है? लुक अहेड है, फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, y ऑफ n इज इक्वल टू ay ऑफ n-1 प्लस x ऑफ n। तो ये तो आपको देख के इसका ग्राफ तो आप बना सकते हैं ना, मतलब आपने डीएसपी वगैरह पढ़ी हुई है, मतलब इसको देख कर ही पता चल जाता है कि आप y ऑफ n, इससे एक पुरानी वाली वैल्यू लो, इसको मल्टीप्लाई करो a से, ठीक है, और इसको इनपुट में ऐड कर दो, ठीक है। सो ये आपका लेट से ग्राफ था, और अब आप इसका जो भी पीरियड था वो आप फर्दर इंप्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका था ही मतलब एक ही रजिस्टर, तो जो कॉम्बिनेशनल पाथ है वो कॉम्बिनेशनल पाथ है, ठीक है। सो आपने लेट से अपनी सारी जो भी स्मार्टियां मारनी थी वो मार ली, लेकिन ये कोई इंप्रूव नहीं हुआ उस लेवल तक। तो अब क्या करें? तो अब आप अगली स्मार्टी जो मार सकते हैं वो ये कर सकते हैं, ठीक है, कि आप कह सकते हैं कि यार इस वक्त जो है ना y ऑफ n वो a ऑफ y ऑफ n-1 प्लस xn के, लेकिन y ऑफ n-1 भी तो इसी तरह ही कैलकुलेट हुआ था ना, y ऑफ n-1 भी इसी फॉर्मूले से निकला था। एक साइकिल पहले आपने a को मल्टीप्लाई किया था y ऑफ n-2 से, उससे एक साइकिल पुराने से, और प्लस x ऑफ n-1 किया था। बात समझ आ रही है ना? ये तो एक साइकिल अभी का काम हो रहा है ना, तो अभी जब एक साइकिल पहले था तो x ऑफ n-1 x ऑफ n था, y ऑफ n-1 जो है वो एक साइकिल पहले y ऑफ n था, ठीक है, और y ऑफ n-2 एक साइकिल पहले y ऑफ n-1 था।
तो ये एक साइकिल पीछे चले जाए तो ये कंप्यूटेशन हुई थी, ठीक है। अगर मैं अभी के हिसाब से देखूं तो y ऑफ n माइनस वन यानी कि एक साइकिल पीछे वाली जो आउटपुट थी वो निकली थी, उससे एक पिछले वाली आउटपुट में a मल्टीप्लाई करो और उसके साथ जो एक साइकिल पहले इनपुट आई थी उसको ऐड कर दो, ठीक है। सो इससे मेरे पास y ऑफ n माइनस वन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसी को इसमें पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। मैंने इसके अंदर पुट किया तो मेरे पास ऑब्वियसली a इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। सो आपके पास बन जाएगा y ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे y ऑफ n माइनस टू। अब इस n माइनस वन इसकी जगह मैं ब्रैकेट में पुट कर रहा हूं, ठीक है। सो y ऑफ ये आपके पास y ऑफ n माइनस वन की जगह आ जाएगा a इंटू वाई ऑफ n माइनस टू प्लस x ऑफ n माइनस वन, ठीक है। ये ब्रैकेट खत्म और प्लस x ऑफ n, ठीक। तो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक। तो ये आपका नई इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या खास बात है, इसको अब मैं खोल लूं तो ये a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका a स्क्वायर बन जाएगा और फिर वो यहां से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बन गई। तो ये इक्वेशन इधर लिखी हुई है, a स्क्वायर के साथ एक पुराना सैंपल प्लस a इंटू एक्स का पुराना सैंपल प्लस x का एक नया सैंपल, ठीक है। अच्छा, फीडबैक कब होता है? जब आप y को रीयूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एक्सिस को रीयूज कर रहे हो, x ऑफ n को x ऑफ n माइनस वन, x ऑफ n माइनस टू, इसका मतलब इनपुट के पुराने सैंपल चाहिए, उस केस में वो फीड फॉरवर्ड पाथ ही कंस्ट्रक्ट करे। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं ये जो आउटपुट y आ रही थी मुझे ये भी वापस चाहिए, ठीक है, ये y ऑफ n थी, मुझे एक y ऑफ n माइनस वन चाहिए। अगर y ऑफ n माइनस टू चाहिए तो हम क्या करते हैं, दो रजिस्टर लगा लेते हैं, ठीक है। 3 चाहिए तो 3 लगा लेते हैं, ठीक है। तो जब आपको y चाहिए होता है तो तब आपको फीडबैक चाहिए होती है, ठीक है। सो अभी भी फीडबैक यूज हो रही है लेकिन वो y ऑफ n माइनस वन नहीं है, y ऑफ n माइनस टू है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो यहां से मैंने फीडबैक करनी है इसमें, और अगर दो रजिस्टर आ रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि अब मैं इनको कहते हैं शिफ्ट कर सकता हूं आगे पीछे, ठीक है। और शिफ्ट करके मैं टाइमिंग को इम्प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लुक अहेड। ये हमने लुक अहेड करने की कोशिश की कि y ऑफ n जो बनेगा वो y ऑफ n माइनस टू से क्या बनेगा, ठीक है। सो वो हमने करने की कोशिश की। सो नेट रिजल्ट क्या हुआ कि आपके पास ये ओरिजिनल ग्राफ था, आपने उसको चेंज किया तो आपके पास अब ये नया ग्राफ बन गया, ठीक है। कि आपका जो भी x ऑफ n था उसको आपने a से मल्टीप्लाई करना है, फिर y ऑफ n जो है और उसी को ही a स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई, सॉरी उसको नहीं, y ऑफ n माइनस टू को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और x ऑफ n माइनस वन इंटू a प्लस x ऑफ n, ठीक है। तो ये आपने उसको मतलब ये बेसिकली यहां पे था, ये रजिस्टर पहले यहां पर था। अगर मैं एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करूं ना तो मेरे पास ये x ऑफ n आ रहा है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं x ऑफ n माइनस वन इंटू a, ठीक है, प्लस y ऑफ n माइनस टू इंटू a स्क्वायर, ठीक है। तो इस रजिस्टर को मैं यहां पे भी मूव कर सकता हूं, ठीक है। वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नोडल ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से मैं इधर से उधर लेके जा सकता हूं। तो ये मेरे पास नया ग्राफ बन गया। अब अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका जो ये वाला पार्ट है ना जिसमें एक्सेस आ रहे थे, ये वाला फीड फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। इसको मैं बेशक पाइपलाइन कर दूं, इट डजंट मैटर, मैं इधर खुद से रजिस्टर डाल दूं, कट सेट लाइन लगाई, यहां पर मैंने रजिस्टर डाल दिया, उस रजिस्टर को पीछे जितनी मर्जी पाइपलाइन स्टेजेस बना दूं। मसला है फीडबैक पाथ का। फीडबैक पाथ में अब मेरे पास दो रजिस्टर आ गए, पहले मेरे पास एक रजिस्टर था। तो इसका मतलब अब इसका लूप बाउंड जो है वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले अगर एक था तो इस एडर प्लस मल्टीप्लाई, लेट्स से इसके 2 यूनिट थे, इसका 1 यूनिट था, तो 3 डिवाइड बाय 1 था, तो आप 3 से बेहतर नहीं कर सकते थे। अब यहां पर 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो आपका 1.5 मतलब आप डबल रेट पे चल सकते। तो आप इस रजिस्टर को इधर लाएं और इसको मूव कर दें नोडल थ्योरम से, तो ये आपका सर्किट इंप्रूव हो गया, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपका जाना, इसको हम कहते हैं लुक अहेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये स्पेशली ये IIR में यूज हो सकती है काफी, ठीक है। अगर मैं 3 से करता, यानी कि वो जो मैंने y ऑफ n माइनस
2 के हिसाब से निकाला था, उसमें मैं y माइनस n माइनस 2 को भी पुट करता था तो ये फिर 3 के हिसाब से बन जाता। ठीक है, ऑब्वियसली सर्किट और बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें y ऑफ n माइनस 3 का मतलब 3 रजिस्टर आ जाते हैं मेरे पास। उन 3 रजिस्टर के हिसाब से मैं उसको कर सकता हूँ। एक्चुअली आप अगर इसको एग्जैक्टली इस वाले को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें तो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कि n माइनस 3 पे जाएंगे तो a क्यूब से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उससे पिछले वाला x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा a स्क्वायर, फिर x ऑफ n माइनस 1 प्लस xn, तो ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ। ठीक है, कि a रेज़ पावर m इंटू वाई ऑफ n माइनस m जितना आप उसको पीछे लुक अहेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और प्लस आपके a x ऑफ n के जो है ना उसके साथ आपके डिफरेंट a की पावर आ रही होगी। ठीक है, सो ये जो xn है इसके साथ स्क्वायर आ रहा होगा, n माइनस 2 के साथ स्क्वायर आ रहा होगा, 1 के साथ a आ रहा होगा। अगर मैं लेट से 4 से कर लेता तो 3 वाले के साथ एक क्यूब आ जाना था, 2 वाले के साथ ए स्क्वायर आ जाना। तो ये आप इसको जनरलाइज कर सकते हो अगर यही वाला फीडबैक पाथ। ठीक है, तो फिर आप जितना मर्जी टाइम उसको कर लो। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक लेवल से ज्यादा जाके फिर आपको वो रजिस्टर के सेटअप और होल्ड टाइम वाली कंस्ट्रेंट आ जाती है, उससे आगे आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, या आप मल्टीप्लायर एडर के अंदर जाना कई दफा अवॉइड कर रहे होते हो तो वो चीज आ जाएगी। ठीक है, सो अब मजे की बात यह है कि अगर मैं इसको m टाइम्स कर लूंगा तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये सारे का सारा जो है ना, ये एक आपका FIR है। ठीक है, यानी फीड फॉरवर्ड पाथ है, और ये वाला जो पाथ है ना ये फीडबैक है, और इसके अंदर m रजिस्टर्स हैं। ठीक है, सो m रजिस्टर्स हैं तो इसको जितना मर्जी तेज कर लो। तो ये अब आपका जो ये इस तरीके से फिर बन जाएगा कि आप m माइनस 1 तक चले जाओ और इधर आपके पास m रजिस्टर आ जाएंगे। इन m रजिस्टर्स के जरिए इस हिस्से को जितना मर्जी पाइपलाइन कर लो। ये वैसे ही फीड फॉरवर्ड पाथ था, इसको तो आप जितना पाइपलाइन करना चाहिए उसमें कोई मसला था ही नहीं। आपने एक कट सेट लाइन लगाई और उसके ऊपर जितने मर्जी रजिस्टर ऐड कर लिए। ठीक है, फीडबैक में नहीं कर सकते थे तो फीडबैक में हमने इस तरह से रजिस्टर ऐड कर लिया। ठीक, सो अगेन लुक एट ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम फर्दर चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते। ठीक है, ये जरूरी नहीं है यहां तक करें, आप कोई और मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट किसी और डिजाइन पे भी कर सकते हैं। ये अभी y ऑफ n माइनस 1 को यूज करा था, मे बी अगर y ऑफ n माइनस 2 को कोई यूज करा होता तो आप उसको फर्दर यूज करते हुए y ऑफ n माइनस 4 पे ले जाए। ठीक है, और कर सके। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे सर्किट बड़ा होता जाएगा चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होती जाएंगी, आपको केयरफुली उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारा ये वाला चैप्टर जो है ना ये खत्म हुआ पाइपलाइनिंग और रीटाइमिंग का। ठीक है, मैंने आपके आने से थोड़ी देर पहले बताया था किस तरह का आएगा। इसका क्वेश्चन इस किस्म का आ सकता है कि मैं आपको कोई एक फ्लो ग्राफ दे दूं, ठीक है, और मैं उसको ऑप्टिमाइज करने को कहूं। ठीक है, और मैं कोई लेट से उसमें भी 2-3 तरह के बन सकते हैं। एक ये है कि मैं उसको लूप बाउंड तक आपको ऑप्टिमाइज करने को कहूं, एक ये है कि मैं कहूंगा नहीं उससे भी आगे करें। ठीक है, so, मैं आपको जो कंस्ट्रेंट लेट से दे दूं कि यार ये एडर इतना टाइम ले रहा है, मल्टीप्लायर इतना टाइम ले रहा है, और ये एक फ्लो ग्राफ है। ठीक है, और अब आप इसको इस इतने टाइम यूनिट पर लेकर आए। ठीक है, जो मैं आपको एक बता दूं। ठीक है, ये हो सकता है मैं स्टेप्स में बता दूं। पहले स्टेप में हो गया आप आइटरेशन बाउंड पर लेकर आए, तो आप उसको आइटरेशन बाउंड के लिए जो भी आप रीटाइमिंग करके कट सेट लगा के नोडल ट्रांसफर थ्योरम लगाकर आप उसको लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको अगर उससे भी बियॉन्ड जाने को कहूंगा तो फिर आप लोकैड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। लोकैड के अलावा आप मतलब पाइपलाइन भी कर सकते हैं कुछ चीजों को फर्दर। तो वो मतलब इस किस्म के सवाल आएंगे कि फ्लो ग्राफ गिवन होगा उसको आपने ऑप्टिमाइज, या अगर ज्यादा सुस्ती चढ़ी हुई तो फिर हो सकता है कि मैं फ्लो ग्राफ भी ना दूं, कोई प्रॉब्लम बता दूं कि ये काम करना था, इसका पहले फ्लो ग्राफ बनाए फिर उसका ऑप्टिमाइज करें। तो वो खैर मोस्ट प्रॉब्ली मैं इतना हिल लूंगा कि मैं आपको ऐसा दे दूंगा फ्लो ग्राफ पहले का बनाऊं। सो यहां तक चीज क्लियर होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस का। ठीक है, सो ये मैंने अभी थोड़ा सा पहले जो आपको हल्का सा रिव्यू दिया कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग क्या होती है। अनफोल्डिंग होती है कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग करने की कोशिश करें। ठीक है, चीजों को पैरेलल में चलाने की कोशिश करें, और फोल्डिंग होती है कि आप उसको काइंड ऑफ सीरियल में चलाने की कोशिश करें। ठीक है, ये मतलब बहुत ही ब्रॉड जनरलाइजेशन है चीज की, उसमें हम डिटेल में जाएंगे तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। लेकिन करने का मकसद ये है कि आप अब हम उस चीज को देखना चाह रहे हैं कि पहले हमने अज्यूम किया था, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं।
अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि हमारा fs इज इक्वल टू fc, ठीक है। fs का मतलब है सैम्पलिंग क्लॉक, ठीक है। जो आपके पास पीछे से सैंपल आ रहे हैं ना वो fs पे आ रहे हैं, और हम सोच रहे थे कि ये आपका सिस्टम क्लॉक जो है ना जिसपे आपने लॉजिक चलानी है वो भी वही है, ठीक है। जिस तरह अभी आप अगर जिस FPGA पे काम कर रहे हैं उसमें जो भी उसका क्लॉक रेट पीछे से आ रहा है, अगर सैंपल उसी रेट पे आ रहे हो तो फिर, लेकिन लेट से आप जो लैब अभी की होगी ऑडियो प्रोसेसिंग की होगी, ठीक है। अब ऑडियो प्रोसेसिंग की है तो उसमें सैंपल स्लो आ रहे होंगे, वो फ्यू किलोहर्ट्ज होंगे, प्रॉब्ली एट मैक्स 30-40 किलोहर्ट्ज से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने कितना किया, लेकिन CD क्वालिटी जो होती है वो 44 किलोहर्ट्ज होती है, और आपके टेलीफोन की आवाज की क्वालिटी जो है वो 8 किलोहर्ट्ज होती है, ठीक है। आपका जो FPGA है वो हो सकता है 100 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा हो, ठीक है। सो अब आपके पास तो एक 44 किलोहर्ट्ज कहां और 100 मेगाहर्ट्ज कहां, ठीक है। इसके एक साइकिल बहुत तेज है आपका जो आ रहा है, इसके बहुत सारे साइकिल गुजर जाते हैं उतनी देर बाद, उसके बाद आपका एक ऑडियो का सैंपल आता है, ठीक है। तो ये वो केस है कि जब आपका डाटा पीछे से जो आ रहा है वो स्लो है, ठीक है। स्लो है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने लेट से एक फिल्टर करना था तो आप एक ही मल्टीप्लायर और एक ही एडर यूज करें, उससे पहले उसका एक चीज से मल्टीप्लाई करें, दूसरे से मल्टीप्लाई करें, तीसरे से टैब से करें, चौथे से करें, पांचवें से करें, करते करते जब पूरा फिल्टर हो जाएगा, अभी भी ये तो इतना डिफरेंस है कि आपका अभी भी बहुत सारा टाइम बाकी बचा होगा, ठीक है। लेकिन कई और एप्लीकेशन में स्लो होगा, लेकिन इतना स्लो नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह अच्छा ये डाटा रेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये आपने DSP कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ा हुआ है ना, ये बैंडविड्थ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप बैंडविड्थ और डाटा रेट काइंड ऑफ हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, कितने आप सैंपल्स पर सेकंड भेज रहे हैं वो आपकी बैंडविड्थ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो चीज सो अगर आप ज्यादा बैंडविड्थ प्रोसेस कर रहे हैं तो ठीक है, आपको बहुत ज्यादा तेजी से सैंपल आ रहे होंगे। नए जो सिस्टम बन रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन 5G सिस्टम्स हैं या बाकी, उनमें आप काफी ज्यादा डाटा रेट सपोर्ट कर रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा बिट्स पर सेकंड आ रही होंगी, इतने ज्यादा सैंपल्स पर सेकंड आ रहे होंगे, तो उनको आपने प्रोसेस करना होगा, तो हो सकता है कि आपके क्लॉक का रेट उससे कम हो। FPGA पे क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है, पीछे जो आप चीज लेकर आ रहे हैं वो हो सकता है 500 मेगाहर्ट्ज पे ला रहे हैं, ठीक है। अब ये 5 गुना तेज आ रही है, अब क्या करें, ठीक है। सो एक तो ये है कि आपकी लेट से 5 गुना स्लो आ रही होती कि लेट से एक केस में बनाता हूं कि 100 मेगाहर्ट्ज आपका लेट से सिस्टम क्लॉक था, FC था। सो एक केस हो सकता है कि जो आपका सैम्पलिंग क्लॉक है वो 20 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि आपका सैम्पलिंग क्लॉक जो है वो 500 मेगाहर्ट्ज है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी बैंडविड्थ सपोर्ट करनी है, उस पर काफी डिपेंड करता है, और फैक्टर्स पे भी होता है, लेकिन उस पर बाद में मैं आता हूं। तो अब इस केस में आपके पास एक सैंपल को प्रोसेस करने के लिए इसके 5 साइकिल है, इस केस में इसको एक साइकिल को प्रोसेस करने के लिए 1/5 साइकिल, यानी कि 5 सैंपल्स को प्रोसेस करने के लिए एक साइकिल है। सो इसमें जो आप आर्किटेक्चर बनाएंगे पैरेलल आर्किटेक्चर होगा कि 5 सैंपल आ रहे होंगे, आप सेम काम कर रहे हैं, इकट्ठे पैरेलल में आ रहे हैं, आप क्या करें, ठीक है। इस केस में जो आप बनाएंगे वो आप उसमें आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि यार ठीक है मैं हार्डवेयर बचा सकता हूं क्योंकि मेरे पास 5 साइकिल है उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट ऑल विल डिपेंड कि आपके पास जो FPGA है उसमें कितने रिसोर्सेज हैं, आप जो चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे उसमें कितने रिसोर्सेज चाहिए। हो सकता है आप ये ना करें, आप कहेंगे यार मुझे आसान लगता है कि मैं FS = FC के हिसाब से मैं बना लूं हार्डवेयर, और मैं इसका क्लॉक रेट जो है ना मैं बस वेट कर लिया करूं, मैं कुछ भी ना करूं, पहले साइकिल में मैंने प्रोसेसिंग कर लिया, उसके बाद मैं इंतजार करूं। अगर इफ FPGA हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज तो आपका सिस्टम फिर भी चल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमल नहीं होगा लेकिन चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रिसोर्स कंस्ट्रेंट सा है, यानी FPGA पे कम मल्टीप्लायर है, आप जो यूज कर रहे हैं आई डोंट नो उसमें 80 है कि कोई इस तरह से है, ठीक है। सो 80 मल्टीप्लायर है टोटल। सो 80 मल्टीप्लायर्स आपको जो चाहिए, लेट से आपको कोई जो आपने लेट से कोई फिल्टर बनाया हुआ था बीच में, ठीक है, जिस 32 टाइप का फिल्टर था और 32 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन थी, तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 मल्टीप्लायर ले रही होती, ठीक है। सो वो आपका 32 × 4 128 बन जाएगी, ठीक है। सो जिस तरह मैंने आपको कुछ अर्से पहले वो एक माइमो सिस्टम की एग्जांपल दी थी कि जो हमने पिछला प्रोजेक्ट किया, उसमें हमारे पास इस किस्म का मसला था कि मेरे पास जो मल्टीप्लायर थे वो कोई 32 या कोई इस तरह के थे, और उसके अंदर एक कोरिलेटर लगा हुआ था जो कि एक फिल्टर ही होता है एक तरह का, ठीक है। सो वो 32 टाइप का था, ठीक है।
तो हम 32 मल्टीप्लीकेशन जो है वो तो मेरे पास 128 वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अब 128 तो नहीं है, तो क्या करें, लेकिन क्या किया फिर, यही किया कि हमारे पास जो डाटा असल में आ रहा था उसका सैम्पलिंग रेट वाज नॉट इक्वल टू सिस्टम क्लॉक। मैं 100 मेगाहर्ट्ज पे चला रहा था, जो पीछे आ रहा था वो प्रॉब्ली कोई उससे हर 8 साइकिल में एक सैंपल आ रहा था कुछ, या 16 साइकिल में एक सैंपल आ रहा था, या 10 साइकिल में कुछ इस तरह का था। तो मैंने उसको 8 टाइम्स फोल्ड कर दिया, ठीक है, कि आप सेम मल्टीप्लायर एडर जो है ना वो अगली दफा यूज करेंगे, अगली दफा यूज करेंगे, तो 8 साइकिल में आपकी पूरी कोरिलेशन कंप्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो वो उसके डिजाइन हम पढ़ेंगे। तो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग से मुराद है ऐसे डिजाइन जिसमें एफ एस इज नॉट इक्वल टू एफ सी। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो फिर आप या अनफोल्डिंग करेंगे या फोल्डिंग करेंगे। अगर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए, आप एरिया या टाइम बचाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इनमें से कोई चीज करें, ठीक है। सॉरी, अच्छा, पाइपलाइनिंग, अनफोल्डिंग, फोल्डिंग, ठीक है। इसके हम सारी चीजें नहीं कवर कर रहे होंगे, इसमें से कुछ चीजें वैसे मैं कवर करना चाहता भी हूं, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने की थी तो आके फिर मुझे कहता है कि सर ये जो चीज है ना ये सर समझ नहीं आ रही। तो मतलब ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप एक्चुअल सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल सिस्टम, लेट्स से कि मैं एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा हूँ, आप लोगों का प्रोजेक्ट भी शायद कम्युनिकेशन सिस्टम पे है, SDR में उसको हम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का मतलब यही होता है कि आप का एक डिजिटल पार्ट, आपका जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो हम कहते हैं कि ट्रांसमीटर रिसीवर, जो ट्रांसमिट रिसीव करके आप कम्युनिकेशन कर सकें जिसके जरिए। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड का मतलब है कि उसका मेजर चंक जो है ना वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो रहा हो, यानी कन्फिगरेबल हो, ठीक है। सो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बनाना चाह रहे हैं जिसमें ट्रांसमिट भी करना है, रिसीव भी करना है, तो नॉर्मली उसके फ्रंट पे एक एंटेना लगा होता है, ठीक है। एंटेना से आपके पास जो चीज आ रही होती है, इधर अब हो सकता है कि ट्रांसमिट का अलग एंटेना और रिसीव का अलग हो, लेकिन अगर एक ही लगा हो तो फिर दरमियान में एक डुप्लेक्सर लगा होता है। डुप्लेक्सर का काम होता है कि भाई ट्रांसमिट के टाइम पे ट्रांसमिट करे, रिसीव के टाइम पे रिसीव करे, सेम एंटेना को ट्रांसमिट से भी फीड कर रहा हो, रिसीव से भी कर रहा हो, लेकिन एक वक्त में एक इनेबल हुआ, ठीक है। और फिर आपका कोई RF हार्डवेयर लगा होगा, RF हार्डवेयर, पता नहीं वैसे सिस्टम डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिटेल में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अमूमन आपका जो सिंपल जो भी होता है ना, लेट से मैं FM 100 है, ठीक है। सो FM 100 जो है उसमें एक बंदी इस वक्त बोल रही है, लेट से कि जी मैं आपको फलां गाना सुनाने लगी हूँ या जो भी, ठीक है। सो वो जो बोल रही है वो एक स्पीच सिग्नल है, ठीक है। तो स्पीच सिग्नल है वो माइक से सैंपल होके आपके पास सैंपल आ गए, ठीक है, बहुत सारे किसी सैम्पलिंग रेट, ठीक। अच्छा, वो जो सिग्नल बनता है ना वो आपका बेसिकली एक बेस बैंड सिग्नल होता है, यानी कि वो किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता है। जो हम 100 मेगाहर्ट्ज कहते हैं ना, ये हमारा एक पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बैंडविड्थ ली हुई है, ठीक है, तो आप उस स्पीच के सिग्नल को, ठीक है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में आप इसको पहले कुछ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे, यानी कि मेरी आवाज के उतार चढ़ाव के हिसाब से फ्रीक्वेंसी में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। AM वाले जो होंगे उसमें आवाज के उतार चढ़ाव के हिसाब से वोल्टेज ऊपर नीचे जा रहा होगा, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आपका ऊपर नीचे हो रहा होगा। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी आगे पीछे। सो वो जो भी सिग्नल बन गया वो सिग्नल बेस बैंड का बना, ठीक है। बेस बैंड का मतलब है 0 फ्रीक्वेंसी के अराउंड आप आगे पीछे कर रहे हैं, अगर मैं उसका FFT लेके देख लूं, ठीक है। सो उसको आप ले करके जाते हैं किसी हायर फ्रीक्वेंसी पे, लेट से मैं 100 मेगाहर्ट्ज पे लेके जाना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने जी FM 100 चलाना है, ठीक है। सो बेसिकली या इसको यहां से लेके जाना जो होता है ना वो बड़ी सिंपल सी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर सेंटर्ड हो, तो ये उठ के 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो RF ऑब्वियसली इससे पीछे कुछ ना कुछ फिल्टरिंग और इस किस्म के काम भी हो रहे होंगे जो कि RF हार्डवेयर अमूमन कर रहा हूं, ठीक है। सो नॉर्मली जो आपका जो भी ट्रांसमीटर या रिसीवर होगा, ठीक है, या दोनों होंगे रेडियो के, उसमें RF वाले का काम होगा कि अगर ट्रांसमिट करना है ना तो इसको उठाकर इधर ले जाओ,
ठीक है। अगर रिसीव करना है तो इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। कुछ रिसीवर में हम इसको बेस बैंड में लेके जा रहे होते हैं, कुछ रिसीवर में हम इसको एक दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं IF मींस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं IF पे लाने के, वो डिपेंड करता है आप कैसा रिसीवर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इन नट शेल एंड पे रिजल्ट यही है। फॉर एग्जांपल एक नुकसान ये है कि जब आप बेस बैंड पर लेकर आते हैं तो आपके सैंपल्स कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मींस कि I और J पार्ट हैं, तो आपके इधर आपको 2 ADC लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 स्ट्रीम्स आपके पास आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो इधर से इधर तक लाना है वो मल्टीप्लिकेशन वाला काम जो है वो आपने एनालॉग में एक मिक्सर हम इसको कहते हैं, ठीक है, कि एक साइनोसॉइड आ रही है जिससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया सिग्नल को, वो वापस निकल आया, ठीक है। वो जो निकल आया वो अगर आप बेस बैंड में लेके जाना की कोशिश करेंगे तो आपको फिर 2 स्ट्रीम्स आ जाएंगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का I पार्ट हो जाएगा, एक Q पार्ट हो जाएगा, तो आपको 2 ADC लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए कई दफा हम उसको अवॉइड करने के लिए किसी IF पर ले आते हैं, ठीक है। IF पर ले आते हैं तो फिर उसके बाद जहां पर ADC और DAC लगा हुआ ना, इसके इस तरफ वो वाला पार्ट है जो आप डिजिटल सिस्टम डिजाइन में करना चाहेंगे, यानी इस कोर्स में, कि आपका इधर हार्डवेयर लगा हुआ है जो कि इसको प्रोसेस कर रहा है। जो उस तरफ वाला पार्ट है वो जो RF वाले हैं या जो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे अमूमन उनका काम है। तो ये ADC और DAC जो है ना, ये आपकी बाउंड्री होती है डिजिटल और एनालॉग के दरमियान। ADC स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, DAC स्टैंड्स फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और ये आपको इसके एक तरफ आपका डिजिटल सिस्टम आ जाता है, दूसरी तरफ एनालॉग सिस्टम आ जाता है। आजकल ये काफी मर्ज भी हो रहे हैं, जिस तरह नए FPGAs के ऊपर ना कुछ एनालॉग पार्ट भी आ गए हैं, जिस तरह जो FPGA आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ADC लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन नए वाले जो है वो RF का भी कुछ पार्ट जो है ना वो FPGA की ऊपर लेकर आने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, सो अगर आप IF पर लेकर आएंगे, अच्छा फिर अब वो डिजाइन जो इसको डिस्कस करने की मकसद है ना वो ये है कि अच्छा कहां से आता है क्लॉक रेट, कहां से पता चलेगा कि मेरा सैम्पलिंग रेट क्या है, कैसे पता चलेगा क्लॉक रेट क्या है, ठीक है। और लेट्स से कि ना इसके आगे जो प्रोसेसिंग है वो FPGA पे होनी है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये आपका FPGA है या कोई ASIC है कि आप खुद अपनी IC बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो सैम्पलिंग होगी, ठीक है, ये इस हिसाब से होगी कि आपको नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग तो पता है ना, ठीक है। तो आपकी 2 तरीके होते हैं। नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग का मतलब है कि आपने जो भी फ्रीक्वेंसी कंटेंट रखना है ना, अगर आपके यहां से यहां तक इसकी डबल फ्रीक्वेंसी तक ना आप 2 टाइम्स बड़ा जो बनती होगी ना उतना आपको सैम्पलिंग रेट रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बैंडविड्थ पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने जो डाटा भेजा है उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा, इसका डबल भी फिर यहां तक हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा रेट पे डाटा आ रहा है तो फिर ये बैंडविड्थ उसकी बढ़ गई, बैंडविड्थ बढ़ गई तो उसको जिस पे सैंपल करना था वो भी बढ़ गया, ठीक है। सो अगर वो कम रेट पे आ रहा था तो फिर वो बैंडविड्थ भी कम हो गई, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि आप IF पे थे, ठीक है। सो IF पे थे, आपने कहा कि मुझे 2 ADC DAC नहीं लगाने, क्योंकि बेसबैंड पे लाने का मतलब था 2 ADC लगाना। मैंने कहा नहीं मैं एक ही लगा दूं। तो लेट्स से मैंने कह दिया ये 30 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। सो अब मैं इसको कितने पे सैंपल करूं? एक तरीका हो सकता है कि मैं इसको नाइक्वेस्ट सैंपलिंग कर लूं। मैं कहूंगा यार ये 30 मेगाहर्ट्ज है, इसको मैं एटलीस्ट 60 मेगाहर्ट्ज पे सैंपल करूं, ठीक है। मगर 30 मेगाहर्ट्ज इज नॉट इट्स बैंडविड्थ एक्चुअली, ठीक है। और वो भी 30 भी नहीं, इसका ये वाला एंड 30 पे नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये 30 प्लस समथिंग पे आ रहा होगा। इट डिपेंड्स कि मेरी बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है, कितना स्पेक्ट्रम मैं ले रहा हूँ। 5 मेगाहर्ट्ज ले रहा हूँ, 10 मेगाहर्ट्ज ले रहा हूँ, लेट्स से मैं 10 मेगाहर्ट्ज ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये 30 प्लस 5 हो गया। 5 को मैं उठा के इधर इसका अंदर 60 प्लस 5 पे करूंगा तो वो नाइक्वेस्ट सैंपलिंग आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35 इंटू 2 70 मेगाहर्ट्ज पे एटलीस्ट मैं सैंपल करूंगा, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा अगर आप इस किस्म का शेप ले रहे हैं तो आप नाइक्वेस्ट सैंपल करें, ठीक है। आप थोड़ी सी इसमें ट्रिक यूज करके ये कर सकते हैं कि आप इसको किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका एक हिस्सा इधर आ जाए और एक हिस्सा इधर आ जाए, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी डजंट हैव टू बी डबल ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि असल इसकी बैंडविड्थ कम थी, 10 मेगाहर्ट्ज थी। अगर ये बेस बैंड पे होता तो मैं 20 मेगाहर्ट्ज पे भी इसको सैंपल कर लेता तो इसने चल जाना था, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैंड पास सैंपलिंग, ठीक है, क्योंकि इसका बाकी सारा बैंड खाली है, ठीक है। तो जब आप किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं किसी साइन से, लेट्स से ये मेरा साइनोसॉइडल है, तो वो 2 हिस्सों पे चला जाता है, ठीक है। तो अब अगर आपका ये 30 मेगाहर्ट्ज पे पड़ा हुआ था
ठीक है, और आपने इसको किसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो लेट्स से ये +30 -30 दोनों तरफ था, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो ये सेम चीज जो है ना ये दोनों जगह पर रेप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है, कि ये वाला पूरा इसके भी एक तरफ इस तरह आ जाएगा और इसके भी एक तरफ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हो इस फ्रीक्वेंसी को कि आपका बेस बैंड पे सिग्नल आ जाए, ठीक है। सो आपने जब यहां पर रिसीव कर लिया IF को, तो आपने पहला काम कई दफा आप ये करते हो कि आप इसको हम कहते हैं फर्दर डाउन कन्वर्ट करना, ठीक है। एक है कि आप वो गीगाहर्ट्ज में या मेगाहर्ट्ज में ऊपर करके थे, ठीक है। FM 100 तो 100 मेगाहर्ट्ज है, वो तो इतना ऊपर नहीं है, वो तो आप डायरेक्टली भी उठा सकते हैं, लेकिन अक्सर ट्रांसमिशन गीगाहर्ट्ज में कहीं पे हो रही होती है, ठीक है। सो गीगाहर्ट्ज से उठा के ये वाला RF जो है वो कुछ IF पे ले आया जो 30 70 कोई इस किस्म की फ्रीक्वेंसी थी, और आपने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उसको एक और साइन वेव से मल्टीप्लाई करके उसके दो जो भी रेप्लिका बने उससे एक उसका जो है ना वो बेस बैंड में पहुंचे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल डाउन कन्वर्जन वाला पार्ट, कि अब आप डिजिटली ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डिजिटली साइन और कॉस जनरेट करनी पड़ेगी। किस तरह करेंगे, मे बी आप किसी ब्लॉक रैम में साइन और कॉस के सैंपल कैलकुलेट करके मैटलैब से लिखवा दें, उसके एक एक करके बाहर आते जाए, उससे मल्टीप्लाई होता रहे, ठीक है। सो अब ये मतलब अब हम उस हार्डवेयर की बात करें जो हम अभी डिजाइन करते हैं ना, मतलब डिजिटल हार्डवेयर में आगे, क्योंकि यहाँ पर सैंपल हो चुका है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि अच्छा साइन के एक सैंपल से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा कॉस की एक रैम बना दी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप साइन कॉस से मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। एक रैम ब्लॉक रैम लगा दी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि क्या हो रहा है। मैं ये आइडिया इसलिए देना चाह रहा हूं कि ना अभी तक जो हम टेक्निक्स पढ़े वो रियल सिस्टम से रिलेट नहीं कर रही ना, मतलब हम कह रहे हैं एक डाटा फ्लो ग्राफ है और उसको हम कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो डाटा फ्लो ग्राफ कहां से आएगा और कहां, तो मैं वो रिलेशन थोड़ा सा चाह रहा हूं कि वो भी आपके ज़हन में क्लियर हो कि मतलब फॉर एग्जांपल एक टिपिकल सा सिस्टम के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको अमूमन अगर और कम्युनिकेशन सिस्टम हो या रडार सिस्टम हो, उसके अंदर प्रोसेसिंग तकरीबन मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो आपने यही काम करना होता है, रडार हो या कम्युनिकेशन हो, उसने भी ट्रांसमिट करना रिसीव करना है, इसने भी ट्रांसमिट करना रिसीव करना है। यहां से आप उठाएंगे, यहां से आप सैंपल रेट कन्वर्जन करेंगे। सैंपल रेट कन्वर्जन का मतलब है कि वो जो 30 मेगाहर्ट्ज था ना उस या 70 था, उसको मैं बेस बैंड पे ले आऊं। जब मैं बेस बैंड पे ले आऊंगा, अब मेरे ट्रू रिक्वायरमेंट निकलेगी कि अब अगर मेरी बैंडविड्थ थी 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे 20 मेगा की सैंपलिंग चाहिए, और 20 मेगा की सैंपलिंग क्योंकि चाहिए, तो अब मुझे 20 इधर जो डाटा पीछे से आ रहा है वो 20 मेगा पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरी 20 बैंडविड्थ थी तो ये 40 पे आना शुरू हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर आप ऑब्वियसली प्रोसेसिंग आप चाहें तो कंप्यूटर पे कर लें, चाहे तो आप किसी DSP प्रोसेसर पे कर लें, चाहे तो आप FPGA पे कर लें या ASIC पे कर लें। तो मैं क्या है कि इधर मैं FPGA और ASIC अज्यूम करूं। तो FPGA और ASIC जो है, लेट्स से FPGA है तो वो 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर कोई 200 मेगाहर्ट्ज 250 मेगाहर्ट्ज, इससे ज्यादा स्पीड पे अमूमन प्रोसेसर नहीं कर होता। ASIC होगा तो वो गीगा तक भी जा सकता है, ठीक है। उसमें आप 1 गीगा हर्ट्ज पे भी कर सकते हैं, क्योंकि FPGA जो है वो जनरल पर्पस है ना, तो उसकी कॉस्ट है कि मतलब उसमें बहुत सारे स्विचिंग मैट्रिसेस हैं जो कि कनेक्ट करेंगी पीछे वाली चीज को आगे से, डिपेंडिंग ऑन के मैंने क्या हार्डवेयर बनाया। ASIC है वो, उसमें कोई स्विचिंग नहीं चाहिए, उसमें अगर चीज को कनेक्ट करना है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है। तो ये पीछे वो स्विचिंग मैट्रिक्स वगैरह निकलेंगी तो आप एंड पे फास्ट हो जाता है FPGA की निस्बत। तो ASIC जनरली आप समझ लो कि एक जनरल पर्पस प्रोसेसर से अगर मैं किसी प्रोसेसर के ऊपर चलाना चाहूं तो उससे 300-400 गुना फास्ट हो जाएगा शायद, और अगर आप FPGA से करना चाहो तो उससे भी 6-7 गुना या शायद 60-70 गुना, इस तरह थी फिगर। तो मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास में भी। तो ये मैं एक और लेक्चर देख रहा था, उसमें उन्होंने वो एक पेपर में उन्होंने ये चीज बताई हुई थी कि कितना इनका जनरली फर्क बनता है, ठीक है। तो अब लेट्स से कि मैं इसको आगे FPGA में प्रोसेस कर रहा हूं और यहां पर मेरे पास जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो लेट्स से 200 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। सो अब इट ऑल डिपेंड्स कि इधर से जो बैंडविड्थ आई थी वो कितनी है। अगर वो बैंडविड्थ थी लेट्स से आप कोई बहुत हाई स्पीड वाला हाई डाटा रेट वाली चीज कर रहे थे, कोई वीडियो आ रही है पीछे से और वो भी हाई डेफिनेशन है और उसके तो मतलब तो फिर इधर आपके पास जो डाटा आ रहा होगा वो हो सकता है कि वो 200 से ज्यादा पे आ रहा हो, ठीक है। वो हो सकता है कि 500 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा हो, ठीक है। आपने 500 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ प्रोसेस करनी हो तो ठीक है, फिर आप वो करोगे उसको, ठीक है। अब देयर इज नो चॉइस, अगर आपने इस तरह करना है तो अब आप
फिर पैरेलल में प्रोसेस करोगे इसको, ठीक है। और अगर आपके पास लेट से 20 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, तो अब आप इसको आपके पास मल्टीपल साइकिल है उसको प्रोसेस करने के लिए, तो आप इधर हार्डवेयर बचा सकते हैं, ठीक है। तो एक केस में आप फोल्ड करेंगे, एक केस में आप अनफोल्ड करेंगे। तो मोस्टली इस किस्म के आपके आर्किटेक्चर होते हैं जो कि SDR टाइप के होते हैं, ठीक है। ये आगे वाली स्लाइड में डिस्कस हुआ है, ये वैसे मेरा इरादा था स्किप कर दूं, ये आपको सारा समझ नहीं भी आया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही वाली चीज दिखाई हुई है कि आपका जो आ रहा है, आप ADC के बाद कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके इसको बेस बैंड में ले आते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो और फिर आगे फिर आप बेस बैंड में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो अलोंग द प्रोसेस आपका डाटा रेट स्लो हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि आप वो गीगा पे थे तो आपको बहुत हाई स्पीड पे चाहिए चीजें, फिर आप नीचे आते हो। तो यहां पर फिर DSP टेक्निक्स जो कुछ हमने पढ़ी है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक CIC मल्टीप्लायर होते हैं, यानी कि अगर आपने 2 की पावर में मल्टीप्लिकेशन करनी है तो असल में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने बस शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने का मतलब वायर्स को इधर से उठा के इधर कनेक्ट कर दो, तो कोई हार्डवेयर ही नहीं चाहिए। तो अब जो हाई स्पीड पे जो फिल्टर बन रहे होते हैं ना, वो कई दफा आप CIC फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। CIC फिल्टर 2 की पावर वाली मल्टीप्लिकेशन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फिर बेस बैंड में आ जाते हैं, आप डाटा रेट आपके पास आ गया, अब आप लेट से 20 मेगाहर्ट्ज का था और 200 पे चला रहे हैं, तो आपके पास सैंपल मतलब टाइम है ना उसको कैलकुलेट करने का। तो अब वहां पर हो सकता है कि आप 200 टैप का फिल्टर बना दें, और लेकिन आप उसको 10 टाइम्स फोल्ड कर दें, यानी कि आप 200 का होगा लेकिन आप 20 मल्टीप्लिकेशन इकट्ठी करें, फिर 20 करें, फिर 20 करें, 10 साइकिल में वो 200 हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप 200 मेगाहर्ट्ज पे चल रहे हैं तो 20 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से फिर भी 10 साइकिल आपके पास कंप्यूट करने के लिए है। तो फिर वो वाले डिसीजन इस जगह पर हो रहे थे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे अनफोल्डिंग को, ठीक है। अनफोल्डिंग में क्या होता है कि आप डिजाइन को पैरेलल में चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बाज केसेस में सॉफ्टवेयर में भी होता है और बाज केसेस में हार्डवेयर में भी होता है। हम वैसे हार्डवेयर वाले पार्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि अनफोल्ड कैसे किया जाएगा, लेकिन अब उससे पहले सॉफ्टवेयर वाला भी एक आध एग्जांपल देख लेंगे। सॉफ्टवेयर में कैसे होती है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको अनफोल्ड कब और कैसे करते हैं, जरूरत कब है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सुपर स्केलर कंप्यूटर्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ना, सुपर स्केलर ऐसा प्रोसेसर होता है जिसको जो इंस्ट्रक्शंस आ रही है ना, वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेता है कि यार एक इंस्ट्रक्शन इसको दे दो, एक इसको दे दो, मतलब मल्टीप्लायर फ्री है तो मल्टीप्लायर को दे दो, डिवाइडर फ्री है तो डिवाइडर को दे दो, और अगली अगर कोई इंस्ट्रक्शन ब्लॉक हुई है तो अगली इंस्ट्रक्शन ये खुद ही उठा लेता है। तो पैरेललिज्म ये खुद ही एक्सप्लॉइट कर लेता है हार्डवेयर में, ठीक है। लेकिन अमूमन ये जो अनफोल्डिंग टेक्निक सॉफ्टवेयर की है ना, ये ज्यादा चलती है DSP प्रोसेसर पे, ठीक है। DSP प्रोसेसर, आपने अगर DSP का कोर्स पढ़ा तो आपने 64X या 67X कोई ऐसा प्रोसेसर यूज किया होगा, कोई DSP पढ़ा हुआ आप लोगों ने? उसमें लैब्स में जो बोर्ड था कोई, वो कौन सा प्रोसेसर था, नाम याद है? हाँ, KT थी ना, TI का प्रोसेसर लगा हुआ था उसपे, वो कौन सा था याद है? नाम याद नहीं? हाँ, 6713 था, हाँ 6713 होगा। ये फ्लोटिंग पॉइंट है ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अब DSP जो है ना, उनके अंदर क्या होता है, DSP प्रोसेसर जो है ना, वो जनरल पर्पस प्रोसेसर की तरह नहीं होते, ठीक है। इन पर तो कुछ भी चलना होता है, तो इनमें आपने कैश भी डाली होती है और भी काफी कुछ डाला होता है। DSP प्रोसेसर जो है ना, वो कहते हैं कि अगर आपने उसमें लट से हो सकता है कि आपने 4 मल्टीप्लायर लगाए हो या 8 मल्टीप्लायर लगाए हो, जो कि पैरेलल में आपके पास अवेलेबल होंगे। नॉर्मल प्रोसेसर में 1 मल्टीप्लायर होगा, इसमें 4 होंगे, ठीक है, लट्स। तो अब अगर 4 मल्टीप्लायर हैं तो आप, इसका मतलब है एक साइकिल में 4 डिफरेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कई दफा वो मल्टीप्लायर नहीं होते, वो मैक होते हैं कि आप मल्टीप्लाई ऐड करके सेव रजिस्टर में रिजल्ट लिखवा दें, कि आप एक रिजल्ट लिया, उसको उसमें ऐड किया, मल्टीप्लाई करके कुछ एक रिजल्ट ऐड करके, ठीक है। तो वो आप वापस इसके अंदर लिखवा सकते हैं। तो आपको अमूमन यहां पर मैक्स की सपोर्ट होती है। तो ऐसे प्रोसेसर पे अगर आपने कोई चीज लेके जानी है ना, तो तब हम सॉफ्टवेयर में अनफोल्ड करते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। उसको हम कहते हैं लूप अनरोलिंग। फॉर एग्जांपल ये मैक का एक लूप है, ठीक है, कि आपने ये नॉर्मल यही जो FIR फिल्टर था उसमें क्या कर रहे होते हैं, टैप्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चाहे FIR फिल्टर हो
FIR फिल्टर में 1 टैप्स पहले से पता होते हैं। अगर कोरिलेशन करनी है तो कोरिलेशन भी यही होता है, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें और चीजों को ऐड करें। वेक्टर्स अगर आपने पढ़े हुए हैं तो डॉट प्रोडक्ट भी यही होती है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है कि पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें, उन्हें ऐड करें। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है, कि आपका एक वेक्टर है, उसके हर एलिमेंट को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए और बी दो वेक्टर पड़े हुए हैं आपके पास, ये ए है, ये आपके पास बी है। आप पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके रिजल्ट को ऐड कर लेते हैं, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इसी में ऐड करते जाते हैं, तीसरे को तीसरे से करते हैं, इसी में ऐड करते जाते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो ये एक एक करके ये कंप्यूट लूप लगा हुआ है। आप इन दो को उठाएंगे, सम को इनिशियली 0 में रख दिया, ठीक है, तो एक आपने इधर एक वेरिएबल बना दिया सम, और पॉइंट बाय पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट इधर लिखवा दिया, ठीक है, इसी में ऐड कर दिया, इसको 0 से इनिशियलाइज किया था, इसी में ऐड कर दिया, तो सम प्लस इज इक्वल टू। तो ये लूप बड़ा सिंपल सा है, यानी आपको जितने भी n एलिमेंट की आपकी वेक्टर है, एक एक करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सम में ऐड करते जाओ, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि आप इसको किसी ऐसे प्रोसेसर पे चलाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर 4 मल्टीप्लीकेशन पैरेलल में करने की सपोर्ट है, ठीक है, तो उसमें ये वाला लूप तो टाइम वेस्ट ही कर रहा होगा। लेट्स से आपका n 100 था, तो आप एक ही मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, उसी में चीजों को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो आपने 100 साइकिल लिए और ये काम पूरा कर दिया। 100 से थोड़े ज्यादा होंगे, लूप का भी कुछ ना कुछ ओवरहेड आएगा, लेकिन आपने वो लूप लगा के एक एक किया तो 100 साइकिल। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, जब मेरे पास 4 मल्टीप्लायर मौजूद है, मैं 4 मल्टीप्लीकेशंस पैरेलल में क्यों ना करूं, ठीक है। सो अगर हमने 4 मल्टीप्लीकेशन पैरेलल में करनी हो तो फिर मैं ये कर सकता हूं कि ये 4 का चंक उठाया, इन 4 के 4 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर मैं अगले 4 को उठाया, मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये इससे अगली स्लाइड पे आपका इसका अनरोल्ड लूप लिखा हुआ, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने एक के बजाय 4 सम्स बना लिए जिनको 0 से इनिशियलाइज किया। आपने 4 चीजों को i को i+1 i+2 i+3 को b के i+1 i+2 i+3 से मल्टीप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट है वो सम 1 में ऐड करते गए, सम 2 में ऐड करते गए, सम 3 में। सो क्या होगा कि आपके पास जो भी एक a है और ये एक b है, सो आपने ये वाले को इससे मल्टीप्लाई किया और सम 1 में लिखवा दिया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और सम 1 में ऐड करके लिखवा दिया, ठीक है। सम प्लस इज इक्वल टू है ना, सेम इसी को उठा के आपने इसमें ऐड करके लिखवा दिया, ठीक है, और ये वाला काम 4 के साथ किया, ठीक है। अगले साइकिल में आपने इसको और इसको उठाया, इसको मल्टीप्लाई किया और वो पहले वाले में लिखवा दिया, ठीक है। तो पहले वाले में पहला, चौथा और हर 4 बाद वाले सम होकर पड़े होंगे, दूसरे वाले में दूसरा, 5वां और उससे आगे 4 के डिफरेंस से पड़े, तो हमारे पास एक के बजाय 4 सम्स आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने एंड पे इनको ऐड ही करना था, तो ऐड तो जिस मर्जी ऑर्डर में हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर में इन 4 को भी हमने ऐड कर लिए, ठीक है। तो जो मेन लूप चल रहा है, जो काम बार बार होना है, वो अब n टाइम्स नहीं चल रहा बल्कि n/4 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। L इज कि आप जितना अनरोल कितनी दफा कर रहे हैं लूप को, ठीक है, इसको हम कहते हैं लूप अनरोलिंग, ठीक है। और लूप अनरोलिंग करके फिर आपके पास ये चीज आ जाती है। इसको जरा सा डिटेल में आप देखना चाहें तो वैसे मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो लेक्चर्स अपलोड किए हुए ना, उनके अंदर अनरोलिंग का एक टॉपिक है, ठीक है, और अनरोलिंग और सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग का VLIW पे आप सर्च करें ना, इनको इस टाइप के प्रोसेसर्स को कहते हैं VLIW प्रोसेसर्स, ठीक है। VLIW वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड के लिए कहता है, ठीक है। तो जस्ट कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे किसी को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थोड़ा बहुत देखना है कि DSP प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो वो फिर उस वाले पार्ट पे जा सकता है। उसमें हमने लूप अनरोलिंग के साथ एक और चीज कहलाती है सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग, ठीक है, वो भी थोड़ी सी डिस्कस की हुई है, उससे चीज थोड़ी सी और तेज हो जाती है। लेकिन इन दी एंड अगर मैंने ये अनरोल किया हुआ ना, तो अब ये चारों की चारों चीजें जो है ना, ये DSP प्रोसेसर पे पैरेलल में चल सकती है, ठीक है। यानी कि अब मैं इसको जब कोड करने जाऊंगा तो प्रोबेबली इस पार्ट को आप ना असेंबली में कोड कर सकते हैं कि चारों को इकट्ठा ऐड कर दो, ठीक है, तो वो एक साइकिल में 4 एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल में काम होना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल जो साइकिल लग रहे थे वो 100 के बजाय
20 रह जाएंगे या 25 रह जाएंगे अगर 4 टाइम अनरोल किया, 5 टाइम किया होता तो 20 रह जाते। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितने हार्डवेयर के अंदर आपके पास पैरेलल मल्टीप्लायर्स अवेलेबल हैं, आप उसके हिसाब से अनरोल करते हैं। ठीक है, आप ये रैंडमली अनरोल करेंगे तो फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने कितना अनरोल करना है जितने हार्डवेयर में आपके पास पैरेलल में मल्टीप्लायर्स अवेलेबल है इस केस में। ठीक है, तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कहलाती है सॉफ्टवेयर में अगर करनी हो तो ये अनरोलिंग है सॉफ्टवेयर में कि आपने कोड के अंदर अनरोल कर दिया। ठीक है, हार्डवेयर में अनरोलिंग जो है ना वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, सो हार्डवेयर में जब आपने अनरोल करना है तो उसकी अभी हम तरीका देखते हैं, लेकिन बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम पहुंचना किसी ऐसे तरीके पे चाह रहे हैं कि अभी हमने पीछे जो पढ़ा है ना वो डाटा फ्लो ग्राफ्स पढ़े थे। ठीक है, सो मैं लेट से वापस आता हूं, तो अब मैं चाहता ये हूं कि किसी तरह कि मेरे पास कोई अगर डाटा फ्लो ग्राफ है, लेट से कि ये y ऑफ n था और इसके मैं पिछले बार ये अब हमने एक डाटा फ्लो ग्राफ जो हम बार बार देख रहे हैं, एक सिंपल 1 लेवल IR फिल्टर वाला। ठीक है, सो अब मैं चाहता ये हूं कि मेरे पास अगर पैरेलल में हाई स्पीड पर डाटा आ रहा है, ठीक है, तो मैं किसी तरह 2 सैंपल्स को एक साइकिल में प्रोसेस कर सकूं। ठीक है, सो अब मैं असल में करना क्या चाहता हूं कि मैं 2 सैंपल्स को एक साइकिल के अंदर प्रोसेस करना चाहता हूं। ठीक है, सो अब मैं एक तो वो तरीका था ना कि 2 स्ट्रीम्स है जो हमने पीछे पढ़ा सी स्लो रिटाइमिंग वाली, उसमें तो ऑलरेडी 2 स्ट्रीम्स आ रही है। ठीक है, अब यहां पर 2 स्ट्रीम्स नहीं आ रही, स्ट्रीम एक ही है। ठीक है, लेकिन उसके 2 सैंपल आ रहे हैं और मैं उनको एट द सेम टाइम प्रोसेस करना चाह रहा हूं। ठीक, तो ये इतना सीधा नहीं होता। ठीक है, जब आप इसका डायरेक्टली आप अगर सोचेंगे कैसे करेंगे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, कि मैं अगर 2 सैंपल आ रहे हैं तो पैरेलल में कैसे करूं, स्पेशली अगर फीडबैक आ जाए। ठीक है, फीडबैक के अंदर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो उसको हल करने के लिए ना फिर हम उसका भी तरीका स्टार्ट करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। वो ये है। ठीक है, सॉरी, ठीक, कि आपके पास अगर ये एक फॉर्मल सा तरीका है, ये असल में एक पैरी की बुक है, उसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ, उसका कोई थीसिस है प्रॉब्ली उसके स्टूडेंट का जिसमें ये डिस्कस हुआ है। ये आप बल्कि जो मैंने आपको सिग्नल प्रोसेसिंग वाली बुक, ये सिस्टम डिजाइन वाली कही हुई है डॉक्टर शेप की, उसमें वो रेफर भी हुआ है कि कौन सा पेपर है। अगर आप उसको जाकर डिटेल में देखना चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं। लेकिन आप करते क्या हैं, आप करते क्या है कि हर नोड जो है ना उसको आप समझे कि जे आपका अनफोल्डिंग फैक्टर है। ठीक है, जिस तरह अभी हमने 4 दफा अनफोल्ड पीछे किया, तो लेट्स से कि हमारा कोई जे टाइम्स हम अनफोल्ड करना चाह रहे हैं, जे कैन बी एनी नंबर। ठीक है, आप हर नोड को जे टाइम्स रेप्लिकेट कर देते हैं, यानी सेम डाटा फ्लो ग्राफ बनाना। फीड फॉरवर्ड होता फिर तो आपने सिंपल रेप्लिकेट करना था, लेकिन फीडबैक भी है तो आप थोड़ा सा साइंस बनते हैं। तो आप हर नोड को जे टाइम्स रेप्लिकेट कर देते हैं, पहला काम। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैंने ये एक नोड थी तो मैं इसको 3 टाइम्स अनफोल्ड करना चाह रहा हूं तो मैं 3 ऐसी नोड्स बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अब 3 सैंपल्स को पैरेलल में प्रोसेस करना है। ठीक है, अच्छा, फॉर 2 कनेक्टेड नोड्स U and V इन ओरिजिनल डाटा फ्लो ग्राफ विद W नंबर ऑफ डिलेज। सो लेट्स से कि मैं इधर इनके दरमियान अज्यूम कर रहा हूं कि W डिलेज है। ठीक है, इस H के ऊपर 3 डिले 4 डिले जितने भी है W डिलेज है। सो फॉर 2 कनेक्टेड नोड्स U and V with W number of delays, draw J edges that each H for J is equal at J for J is equal to 0 to J connects node UI। so मैं वर्डिंग को एक मिनट साइड पे करते हैं, मैं साथ बता ये लेट से मैं इसको इस पे अगली पेज पे इसकी एग्जांपल होगी। लेट से कि ये 4 इसके ऊपर डिले थे। ठीक है, मीन्स के इसके ऊपर इधर 4 रजिस्टर लगे हुए थे। ठीक है, सो अगली स्लाइड पे उसकी तस्वीर भी आ रही है, लेकिन क्योंकि मैं इधर साथ टेक्स्ट भी देखना चाहता। सो पहला काम क्या करें, अगर लेट से मैं इसको 3 टाइम्स अनफोल्ड करना चाहता हूं। ठीक है, जस्ट टू कीप दोज डिफरेंट, कि 4 आपका वो है, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं 3 UV बना लूंगा। ठीक है, U0, U1, U2,
V0, V1, V2, ठीक है। टोटल डिले कितने थे? 4। अब आपने देखना है किसको किससे कनेक्ट करना है और कितना डिले उसके ऊपर डालना है। आपके जितने इधर डिले आ रहे हैं ना एंड पे, इसके बाद भी टोटल नंबर ऑफ डिलेस उतने रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपने 3 सैंपल इसको इकट्ठे दिए, 3 सैंपल आप इसको इकट्ठे आगे उठाना चाह रहे हैं। तो कनेक्शन का क्या तरीका है? वो कह रहा है कि हर जो U आपका है ना, ओरिजिनली U V से कनेक्टेड था 4 डिलेस के साथ, हर U पे जाएं, ठीक है, और ये U0 है, U1 है, U2 है, तो J0 से लेकर J-1 तक जा रहा है, 0, 1 और 2। ये किसको कनेक्ट करेगा? UI को, यानी U0 पे हूं तो मैंने इसको कनेक्ट करना है, तो मैंने देखना है कि इसको किससे कनेक्ट करना है और कितने डिलेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। सो किससे कनेक्ट करना है? कनेक्ट्स UI टू नोड VJ प्लस W %J, ठीक है। सो अब ये J इस वक्त क्या है? 0, ठीक है, तो इंडेक्स मेरा 0 चल रहा है। W क्या है? W नंबर ऑफ डिलेज है, ठीक है। सो W हमारा है 4 और जो लूप का जो कैपिटल J है वो है 3, क्योंकि 3 टाइम्स अनरोल करना है, और स्मॉल J है वो इंडेक्स है, ठीक है। सो ये स्मॉल J प्लस W 0 प्लस 4 रिमाइंडर 3, ठीक है। सो 4 का रिमाइंडर 3 से लें तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको आपने V1 के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसको आपने VJ प्लस W रिमाइंडर J के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह अच्छा, और इस लाइन पे डिले कितने आने चाहिए? अगला क्वेश्चन ये था, ठीक है। सो कनेक्ट्स नोड U टू विद J प्लस W, स्मॉल J प्लस W, ठीक है, यही वाला है J प्लस W डिवाइडेड बाय J। इधर रिमाइंडर था, इधर डिवीजन आ रही है। सो और इसको आपने फ्लोर करना है, ये वाला साइन होता है फ्लोर करने का। फ्लोर तो पता है ना क्या करते हैं? अगर 3.5 है फ्लोर करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3.7 है फिर भी 3 आ जाएगा, यानी वो निचले वाले नंबर पे ले जाओ, ठीक है। सो इस केस में अगेन अगर मैंने 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 किया होता और उसको फ्लोर किया होता, ठीक है, इंटीजर डिवीजन खुद ही फ्लोर कर देती है, ठीक है। सो इसको डिवाइड करूंगा तो 4 डिवाइड बाय 3 क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 3 बनेगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जिसको आप फ्लोर करेंगे तो 1 है। इसका मतलब है इसके ऊपर आपका एक डिले आना चाहिए, ठीक है, इसका डिले 1 होना चाहिए। अच्छा, यही काम आप सारी नोट्स पे करेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जो ऑटोमेटिकली आपके डाटा फ्लो ग्राफ को अनफोल्ड कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 1 पे आया, 1 पे क्या किया मैंने? अगेन यहां पर भी 1 डाल दिया, यहां पर भी 1 डाल दिया, ठीक है। सो 1 प्लस 4, 5 का 3 से रिमाइंडर लूं तो क्या आएगा? 2। इसका मतलब 1 को किससे कनेक्ट करना है? 2 से। और ये मैंने किया 5 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो क्या आएगा? अगेन 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब एक डिले आ जाएगा, ठीक है। हमने क्योंकि इंटीजर डिवीजन इसको हमने फ्लोर करना है, ठीक है। फिर आगे हम 2 पे, ठीक है। तो आपने ये काम सारी उस पे सारे एजेस पे इवेंचुअली करना है, ठीक है। सो इस पे गए, U2 किससे कनेक्टेड है? U2 के लिए मुझे इधर 2 पुट करना पड़ेगा। 2 प्लस 4 6 % 3 रिमाइंडर लें 6 का, 0 आ जाता है। इसका मतलब इसको 0 से कनेक्ट कर दें, ठीक है, 0 से कनेक्ट कर दें। अच्छा, ये भी आपके पास 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाय 3 2 आ जाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर आपके 2 डिले आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? सो ये अगली स्लाइड पे एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन ही हुई है, ठीक है, बट मैं ये खुद करना चाह रहा था ताकि, तो ये वही वाले कनेक्शन हुए हैं कि ये इधर कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक डिले से, ये इससे कनेक्टेड है 2 डिले से, हम भी उसी पे पूछे। तो ये आपने सिंपल एक जो अनफोल्डिंग का फॉर्मूला आपको मिल गया जिसको आप अप्लाई करेंगे, जिसके बाद आपके पास ये नया ग्राफ बन जाएगा और ये अब अनफोल्डेड है 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पर हम आज रुकते हैं, इंशाल्लाह इसको कल इसी एग्जांपल से लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे अनफोल्डिंग को और फिर इंशाल्लाह फोल्डिंग को।